गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर हेमलता आकुदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। हम भारत में वित्तीय प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। वित्तीय प्रशासन में हम बजट के बारे में वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बजट की तैयारी या बजट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताया था। दूसरे वीडियो में हमने प्रारंभ किया था संसद के द्वारा बजट की स्वीकृति कैसे की जाती है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए संसद द्वारा बजट की स्वीकृति को मैं इस वीडियो का निर्माण कर रही हूँ। तो अब हम बात करेंगे उसी के अगले चरण में सदन में मतदान प्रक्रिया के संबंध में। भारतीय संसद में कुल 26 दिनों के भीतर अनुदान मांगों के पास करने की परंपरा है। अध्यक्ष द्वारा किसी अनुदान मांग पर बहस के लिए निर्धारित समय के अंतिम दिन 5:30 बजे मतदान का कार्य आरंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया से सभी विभागों की अनुदान मांगे गुजरती है, किंतु पूरी बहस के लिए निर्धारित दिनों के अंतिम दिन शेष बची सभी मांगों पर भी मतदान हो जाता है, चाहे उस पर ब्यौरेवार बहस हुई हो या नहीं हो। इस प्रकार अंतिम दिन करोड़ों रुपयों का अनुदान मांगे बिना बहस के ही पारित कर दी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे लेखा अनुदान की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116(1) के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि बजट प्रक्रिया के पूर्ण होने के पूर्व ही वित्तीय वर्ष के प्रथम 2 माह के लिए कार्यपालिका को अग्रिम अनुदान स्वीकृत कर खर्च करने की अनुमति प्रदान करे। संविधान में ऐसा उपबंध किया गया है जिसके अंतर्गत लेखा अनुदान द्वारा अग्रिम अनुदान देने की शक्ति लोकसभा को दी गई है, जिससे सरकार अनुदानों की मांगों पर मतदान होने तथा विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पारित होने तक अपना कार्य चला सके। सामान्यतः इनकी राशि अनुदानों की विभिन्न मांगों के अधीन समस्त वर्ष के लिए प्रकलित व्यय के 6ठे भाग के बराबर होती है। इस प्रकार इस पद्धति को अपनाए जाने से संसद को बजट संबंधी प्रस्तावों पर अधिक व्यापक बहस करने का अवसर मिलता है, ताकि प्रशासनिक कमियों को उजागर करके कार्यपालिका को अधिक सचेष्ट किया जा सके। अब है विनियोग विधेयक। अनुदान मांगों पर संसद में मतदान हो जाने का मतलब यह नहीं होता कि सरकार को सार्वजनिक कोष से पैसा निकालने का हक प्राप्त हो गया है। लोकसभा द्वारा अनुदानों की मांगों के पारित होने के बाद इस पर पारित राशियों और समेकित निधि पर भारत व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को समेकित निधि से निकालने की संसद की स्वीकृति विनियोग विधेयक के माध्यम से मांगी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अंतर्गत संसद द्वारा ऐसा कानून बनाए बिना कोई भी राशि समेकित निधि से नहीं निकाली जा सकती। जब सभी अनुदान मांगों पर मतदान हो जाता है तो उसको संचित निधि सहित विनियोजित अधिनियम में एकीकृत कर लिया जाता है और इस प्रकार धन खर्च करने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए विनियोग विधेयक को पास कराने की क्रिया संपादित करनी होती है। इस विधेयक का आशय संचित निधि में से व्यय के विनियोग के लिए सरकार को कानूनी अधिकार देना है। विनियोग विधेयक पर चर्चा उसमें शामिल अनुदानों में निहित लोक महत्व के विषयों पर प्रशासनिक नीति तथा ऐसे मामलों तक जो अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय पहले उठाए गए हों सीमित रहती है। इस पर कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता। अन्य मामलों में विनियोग विधेयक संबंधी प्रक्रिया वही होती है जो अन्य विधेयकों के संबंध में होती है। विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात अध्यक्ष उसे धन विधेयक होने के रूप में प्रमाणीकृत करता है और उसको राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन करने या उसे अस्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। उसको विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। तत्पश्चात विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक। बजट के 2 हिस्से होते हैं, व्यय प्रावधान व आय प्राप्ति प्रस्ताव। विनियोग विधेयक पारित होने के साथ सरकार को राजकोष से धन राशि खर्च करने का अधिकार मिल जाता है, किंतु इस व्यय की पूर्ति के लिए वित्तीय साधनों की प्राप्ति कर प्रस्तावों द्वारा संभव होती है। इस प्रकार संसद के समक्ष सरकार द्वारा वित्त विधेयक प्रस्तुत किया होता है, जिसमें नए कर तथा वर्तमान करों की दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव
होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में ये कहा गया है कि कानूनी सत्ता के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, न ही वसूल किया जा सकता है। वित्त विधेयक में पूर्व में प्रचलित तथा नए दोनों प्रकार के कर प्रस्तावों को शामिल किया जाता है। आयकर, उत्पाद शुल्क, निगम कर आदि कुछ स्थायी कर होते हैं, जिनकी प्रचलित दरों में सरकार आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए परिवर्तन प्रस्तावित करती है। जहां यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत की संघीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार को जिन करों को लगाने या उनकी दरों में परिवर्तन करने का अधिकार है, उन्हीं को वित्त विधेयक में शामिल किया जाता है। कर प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय कार्यपालिका को ये देखना होता है कि अनेक अनुत्पादक करों के बजाय कुछ प्रमुख उत्पादक करों को ही वित्त विधेयक में शामिल करें। इसके अलावा यह तथ्य भी महत्वपूर्ण होता है कि विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक में कुछ मौलिक अंतर होता है। विनियोग विधेयक में प्राय कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, जबकि वित्त विधेयक में बहस के दौरान सदस्यों द्वारा कर की दरों में परिवर्तन के लिए संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं। अब है वित्तीय विधेयक पर चर्चा तथा उसे पारित करना। सदन में वित्त मंत्री यह प्रस्ताव रखता है कि वित्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री के इस प्रस्ताव के साथ विचार विमर्श प्रारंभ होता है। इसके पश्चात विधेयक को सदन की प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। विधेयक पर समीक्षात्मक टिप्पणियां तथा सुझाव देकर समिति उसे वापस लौटा देती है। तत्पश्चात सदन में धारावार बहस होती है और इसी दौरान सदस्यों द्वारा कर कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाते हैं। बहस की समाप्ति वित्त मंत्री के प्रत्युत्तर के साथ होती है, जिसमें सदन के रुख को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री यथासंभव कर प्रस्तावों में कटौती की घोषणा भी कर सकता है। इसके पश्चात वित्त विधेयक को पारित करने के बाबत एक प्रस्ताव सदन में पेश किया जाता है। चूँकि सरकार बहुमत वाले दल की होती है, इसलिए वित्त विधेयक को पारित करवाने में सरकार को कोई असुविधा नहीं होती। लोकसभा में वित्त विधेयक पास हो जाने पर राज्यसभा को भेज दिया जाता है, जो 14 दिनों के भीतर उसे लौटाने को बाध्य है। विनियोग विधेयक की भांति वित्त विधेयक पर राज्यसभा की शक्तियां सीमित है। जब दोनों सदन वित्त विधेयक को पारित कर देते हैं तो उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात विधेयक कानून बन जाता है तथा सरकार को कर राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वित्त विधेयक संसद द्वारा उसके पुनः स्थापित किए जाने के 75 दिनों के भीतर पास करना पड़ता है और उसी अवधि के भीतर राष्ट्रपति की अनुमति उस पर मिलना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे भारत में बजट की क्रियान्वयन। केंद्रीय बजट जब संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है तो फिर उसे लागू करने की कार्यवाही प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया के मुख्यतः 2 सिद्धांत हैं। पहला है बजट क्रियान्वयन विनियोग अधिनियम के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा, बजट क्रियान्वयन से संबंधित सरकारी मशीनरी पूर्ण निष्ठा तथा कुशलता से कार्य करने को प्रेरित होनी चाहिए। इन 2 सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में बजट क्रियान्वयन में 5 प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती है, जो हैं वित्तीय स्रोतों का एकत्रीकरण, एकत्रित साधनों का रक्षण, वित्तीय साधनों का वितरण, सरकारी आय व्यय का लेखा अंकेक्षण तथा प्रतिवेदन। बजट क्रियान्वयन की इन अवस्थाओं की विस्तृत रूपरेखा के संदर्भ में हमारे प्रशासनिक तंत्र की कुशलता तथा निष्ठा का मूल्यांकन किया जाता है। वित्तीय साधनों का एकत्रीकरण। वित्त विधेयक में प्रस्तावित कर प्रस्तावों के अंतर्गत सर्वप्रथम आय प्राप्ति का अनुमान करना होता है तथा उसके बाद वसूली का कार्य किया जाता है। आय प्राप्ति के अनुमान लगाते समय उच्च स्तर के सहविवेक की आवश्यकता होती है, जबकि वसूली करने वाले व्यक्ति से उच्च किस्म की निष्ठा ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है। आय स्रोतों के मूल्यांकन तथा वसूली का कार्य वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग करता है। राजस्व विभाग सचिव के समक्ष निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ये विभाग अपने अधीन 2 संवैधानिक बोर्डों अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,
केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के संघीय कर से संबंधित राजस्व मामलों में के संबंध में नियंत्रण रखता है। सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों को लगाने तथा उसकी वसूली करने से संबंधित मामले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा देखे जाते हैं, जबकि सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क को लगाने तथा उसकी वसूली करने का कार्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2 एवं 3 एकत्रित कोषों का संरक्षण तथा वितरण। एकत्रित राजस्व के संरक्षण व्यवस्था के संदर्भ में 2 बातों को विशेष ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। पहला है वित्तीय साधनों के गबन तथा दुरुपयोग से सुरक्षा। दूसरा, वित्तीय लेन देनों का सुविधाजनक तथा त्वरित संचालन। धन के संरक्षण तथा संवितरण की व्यवस्थाएं प्राय प्रत्येक देश में ऐसी ऐतिहासिक परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में विकसित की जाती है। ब्रिटेन तथा अमेरिका में बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका इस संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, जबकि भारत में राजकोषीय व्यवस्था प्रचलन में। इस समय हमारे देश में 500 से अधिक राजकोष तथा 1200 उप राजकोष सब ट्रेजरी कार्य करती है। ये राजकोष जिला तथा तहसील स्तर पर सरकार की ओर से भुगतान स्वीकार करते हैं अथवा राज्य सरकार के नाम पर भुगतान भी करते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी भारत सरकार तथा राज्य सरकार के कोषों का संरक्षण तथा संवितरण किया जाता है। सरकार को यदि कोई भुगतान किया जाना है तो 2 प्रतियों में चालान भरकर या तो कोषागार में या केंद्रीय बैंक की किसी एक शाखा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा उसके सहायक बैंकों की किसी शाखा में पैसा जमा कराना होता है। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति अथवा इकाई को धनराशि प्राप्त करनी हो तो उस व्यक्ति के द्वारा सरकारी राजकोष यानी गवर्नमेंट ट्रेजरी के किसी उपयुक्त अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त चेक अथवा प्राप्ति बिल अधिकृत बैंक की शाखा में प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था को वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देश में चलती है। बजट पास होने के तुरंत बाद वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों को स्वीकृत अनुदानों की सूचना दे देता है। विभिन्न मंत्रालय बजट प्रावधानों तथा प्रशासनिक स्वीकृतियों की सूचना विभागाध्यक्षों को भेजता है। यह प्रक्रिया जिला स्तर तक चलती है, जहां से वितरण अधिकारी सरकारी कोषों के संरक्षण वितरण का कार्य राजकोष, उपराजकोष या अधिकृत बैंक की किसी शाखा के माध्यम से नियमानुसार करता रहता है। इसके अलावा राजकोष तथा उपराजकोष भी इस दायित्व का निर्वाह करते हैं। भारत में प्रचलित वित्तीय कोषों के संरक्षण तथा संवितरण की राजकोष व्यवस्था के आलोचकों का कहना है कि इसके कारण भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भारत की संचित निधि से भुगतान किए जाने वाली धनराशि पर प्रभावी नियंत्रण रखने में कठिनाई होती है। अब हम बात करेंगे धन का पुनर्विनियोजन। संसद द्वारा स्वीकृत धनराशियों को संबंधित विभाग द्वारा बजट प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व 31 मार्च तक खर्च करना होता है अथवा अनुदान की स्वीकृति समाप्त हो जाती है। परंतु यदि किसी विशिष्ट अनुदान की किसी एक मद में धन बच जाए और यदि दूसरी मद में अधिक खर्च हो जाए तो विभागाध्यक्ष को एक सीमा तक स्वविवेक का उपयोग करते हुए धन का स्थानांतरण करने का अधिकार होता है। इस प्रकार कुल व्यय राशि को बिना परिवर्तित किए किसी एक शीर्ष की एक मद या इकाई में दूसरी इकाई में धन का हस्तांतरण की व्यवस्था को पुनर्विनियोजित क्रिया कहा जाता है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि पुनर्विनियोजन एक अनुदान शीर्ष से दूसरे शीर्ष में नहीं किया जा सकता। यह तो केवल व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जा सकता है। इसके अलावा बजट तथा लेखों की शुद्धता की दृष्टि से भी इस प्रकार के पुनर्विनियोजन को उचित नहीं माना जाता। यदि व्यवस्थापिका ने किसी अनुदान शीर्ष में कटौती कर दी है तो उसे पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन की वैधानिक अनुमति नहीं होती है। चौथा, प्रभारित मदों में से यदि कुछ बचतें रह गई हो तो मतदान वाले व्यय मदों में पुनर्विनियोजित नहीं की जा सकती। अंत में राजस्व तथा पूंजीगत व्यय शीर्षों में से पुनर्विनियोजन करने की कानूनी की तौर पर कोई व्यवस्था नहीं है। अब है वित्तीय कोषों का लेखांकन।
बजट क्रियान्वयन में लेखांकन का अत्यधिक महत्व होता है। भारत में लेखांकन को कार्यपालिका से अलग करके उसके लिए लेखा तथा अंकेक्षण विभाग की अलग स्थापना की गई है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक इसका मुखिया होता है। महालेखापाल उसे लेखांकन कार्य में सहायता करता है। रेलवे को छोड़कर प्रत्येक केंद्रीय नागरिक विभाग के लिए एक महालेखापाल होता है तथा प्रत्येक राज्य में इसका एक पद होता है। लेखांकन के सामान्य नियम भारत के लेखा परीक्षक के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन नियमों के अनुसार लेखाओं की तैयारी 4 स्तरों पर संपादित होती है। पहला है प्रारंभिक लेखा इंद्राज, उस कोषागार स्तर पर होता है जहां किसी प्रकार का लेन देन होता है। दूसरा, व्यय शीर्षों के अनुसार सभी लेन देनों का ब्यौरेवार वर्गीकरण। तीसरा, लेखाधिकारियों द्वारा लेखों का मासिक संकलन। चौथा, भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों का वार्षिक संकलन। प्रारंभिक प्रविष्टियां। राज्य सरकार के खर्च से जिला स्तर पर कार्यरत कोषागार केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार के लेखे रखता है। रेलवे, पोस्ट तथा टेलीग्राफ, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जंगलात से संबंधित भुगतान तो कोषागार द्वारा किए जाते हैं, किंतु इनके लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं। प्रत्येक महीने की 11 या 21 तारीख को कोषाधिकारी द्वारा संबंधित अवधि में किए गए भुगतानों की सूचना महालेखाकार को भेजी जाती है। अब हम बात करेंगे लेखा परीक्षा यानी ऑडिट की। प्रत्येक माह की पहली तारीख तक गत माह के हिसाब किताब महालेखाकार कार्यालय में पहुंच जाते हैं, जहां प्राप्तियों तथा खर्चों का लेखा शीर्ष के अनुसार वर्गीकरण होता है। इस प्रकार के वर्गीकरण से पूरे देश भर की कर लेखा पद्धति में समानता स्थापित करने तथा बजट संबंधी पूर्वानुमान लगाने में काफ़ी सुविधा रहती है। महालेखाकार कार्यालय स्तर पर भारत सरकार की ओर से 4 शीर्षों में प्रमुखतः लेखा सूचनाएं संकलित की जाती है। पहला है राजस्व खाता, दूसरा है पूंजीगत खाता, तीसरा ऋण खाता और चौथा है दूरस्थ प्राप्तियां। प्रथम में करों तथा अन्य संबंधित मदों से प्राप्त राजस्व तथा उससे के खर्चे से जुड़े खर्च का हिसाब रखा जाता है, जबकि पूंजीगत खाते में उधार लिए गए तथा एकत्रित हुए कोषों तथा इससे संबंधित व्यय के लेखे रखे जाते हैं। तीसरे खाते में ऐसी प्राप्तियों के भुगतानों का लेखा जोखा रखा जाता है जिसके कारण या तो सरकार देनदार बनती है या फिर लेनदार। चौथे लेखे में उन लेखा लेन देनों का हिसाब रखा जाता है जो मुख्यतः पोस्टल सेवाओं, सार्वजनिक निर्माण सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं तथा जंगलात से संबंधित लेन देन हो तथा अन्य कोई राशि जो पूर्व में किसी लेखे से सम्मिलित न की गई हो। महालेखाकार के कार्यालय में छोटे शीर्षों तथा उप शीर्षों में प्राप्त होने वाले लेख को बड़े शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है ताकि उन्हें उस रूप में भी तैयार किया जा सके जिस रूप में व्यवस्थापिका द्वारा बजट अनुदान मांगे पास की गई थी। बड़े शीर्षों में वर्गीकरण के पश्चात इन लेखों का अंकेक्षण होकर इन्हें अधिकारियों के पास भेजा जाता है, जो प्रत्येक माह इसका संकलन करके हर अगले माह सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। भारत में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों का वार्षिक आधार पर संकलन किया जाता है तथा उसके द्वारा वित्तीय लेखे, विनियोजन लेखे तथा अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल तथा देश के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, जो प्रतिवर्ष संसद के बजट सत्र के समय संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाती है। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में कार्यपालिका द्वारा बजट का प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापिका द्वारा उसे पास करने की प्रक्रिया, सरकारी आय व्यय लेखों की सुव्यवस्थित व्यवस्था से जुड़ी क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्वस्थ लोकतंत्रीय व्यवस्था में ये क्रियाएं नागरिक हितों की संवर्धन होती है तथा प्रशासकों को इस बात का एहसास कराती है कि लोक सत्ता ही सर्वोपरि है और उन्हें अपने क्रियाकलाप के लिए जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। तो बच्चों, आज हमने बजट के बारे में जाना। धन्यवाद स्टूडेंट्स।